अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। डायबिटीज़ पे बात करेंगे, यानी शुगर की बीमारी पे, जो बहुत कॉमन है, रादर पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर चुकी है वर्ल्ड ओवर। इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं, बहुत सारी वजूहात हैं और कई तरीक़े से इसका इलाज किया जाता है। सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि होता क्या है। डायबिटीज़ में इंसान के जिस्म में खून में शक्कर की मिक़दार बढ़ जाती है। जिस वक्त टेस्ट किया जाए तो नॉर्मल, जैसे खाना खाने के बाद 150 180 से कम कम होनी चाहिए, और फास्टिंग 120 110 से कम कम होनी चाहिए। उसके बजाय ये फास्टिंग भी 130 135 या इवन ज़्यादा 150 60 तक आ रही होती है, और रैंडम 200 से ऊपर आ रही होती है। जब ये कंडीशन पहुंच जाती है तो फिर यूरिन में भी शुगर आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन की इन्फेक्शंस और बहुत सारे मसाइल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसकी मेन वजह यह है कि इंसान वक्त के साथ साथ जब चीनी का इस्तेमाल, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, बेदरे मीठा, मिठाइयाँ और जंक फूड और रोटी ज़्यादा खाना, चावल ज़्यादा खाना और एक्सरसाइज ना करना, आजकल का जो लाइफस्टाइल है जिसमें ज़्यादातर वक्त बच्चे बड़े सब बैठे रहते हैं, उसमें डायबिटीज़ का होना बहुत कॉमन हो गया। अल्लाह ताला ने इंसानी जिस्म में एक ख़ास मिक़दार तक इंसुलिन बनाने की सलाहियत रखी है। हम और वो अगर सही ख़ुराक, सही हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखी जाएं तो वो सारी उम्र इंसान के लिए काफ़ी होती है। लेकिन अब जब ये इंसान का कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इतना ज़्यादा हो जाए कि जो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करने की ताकत रखती है वो ओवरकम होने लगे, तो फिर भी कई साल इंसानी लबलबा यानी पेनक्रियाज उसको इतनी इंसुलिन प्रोड्यूस करते रहते हैं कि जितना भी कार्बोहाइड्रेट खाया गया वो हज़म हो गया, खून में शुगर बढ़ाने का बाइस नहीं बना। लेकिन एक हद पे आके आखिरकार पेनक्रियाज ख़त्म होने लगते हैं, उनकी फंक्शनिंग कम होने लगती है। इनफैक्ट जब पहली दफ़ा इंसान के ब्लड में शुगर ज़्यादा आती है और वो जो 3 महीने वाला टेस्ट कराते हैं HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, और वो कंफर्म कर देता है कि पेशेंट डायबिटिक है, उस वक्त अमूमन 80% पेनक्रियाज ख़त्म हो चुका होता है। इस वक्त भी चूँकि 20% के करीब पेनक्रियाज काम कर रहे हैं, इस वक्त भी अगर इंसान अपने आप को रोक ले, इस वक्त भी अगर इंसान होश के नाखून ले ले, तो काफ़ी अरसे तक इसको कंट्रोल रख सकता है बग़ैर दवाइयों के। लेकिन अगर उस वक्त भी अपने ईटिंग हैबिट्स और अपना लाइफस्टाइल वही रखा जो पहले था, जिसकी वजह से डायबिटीज़ स्टार्ट हुई, तो फिर ऑब्वियसली विद इन 1-2 ईयर्स पैनक्रियास बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और लामहला इंसान इंसुलिन पे आता है। इंसुलिन से हर शख्स घबराता है कि खाना खाने से पहले सुई चुभोई जाए। देख के भी तकलीफ़ होती है डायबिटिक्स को कि अभी खाना खाने बैठे हैं, पहले इंजेक्शन लगाएंगे फिर खाना खाएंगे। इसी तरह रात को सोने से पहले इंजेक्शन लगाएंगे तो फिर सोएंगे, मतलब दिन में बाज़ औक़ात 4-4 दफ़ा इंजेक्शन्स लग रहे होते हैं। उसमें मतलब वो एक तकलीफ़देह अमर है। इसलिए इसका रोक लेना बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि एक दफ़ा हो जाए और फिर इलाज किया जाए। अब कुछ ज़ियाबीतस डायबिटीज़ की इक़साम के बारे में बात करते हैं। पुराने ज़माने में इसे हम ब्रॉडली 2 में डिवाइड कर देते थे, IDDM और NIDDM, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। NIDDM कम उम्री में ज़ाहिर होती है, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं, और इसमें अमूमन बाय बर्थ या उसके कुछ अरसे के बाद इंसानी पेनक्रियास काम नहीं कर रहे होते या फॉल्टी काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन की रिक्वायर्ड मिक़दार नहीं बना सकते और शुगर हो जाती है। और इसमें बच्चे का या यंग एडल्ट का, यानी 12-13 साल की उम्र में अगर ज़ाहिर हुई या 4-5 साल की उम्र में, तो इसमें इतना लाइफस्टाइल का दखल नहीं होता, रादर ये कंजेनिटल डिजीज़ की तरह सामने आती है।
और दूसरे नंबर पे जो NIDDM है यानी नॉन इंसुलिन डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये अमूमन 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र में ज़ाहिर होती है। और ये इसकी मेन वजह एक तो जेनेटिक्स भी है कि पेरेंट्स को डायबिटीज़ थी इसलिए सामने आई, और पेरेंट्स को डायबिटीज़ होने के बावजूद अगर इंसान ने एहतियात ना की और शुगर का इंटेक कम ना किया, जंक फूड, शुगर और हर तरह के कार्बोहाइड्रेट उसी तरह लेता रहा जितना दिल चाहा, तो फिर जाहिर सी बात है कि ये हो जाती है। इसमें जेनेटिक्स के से ज़्यादा एनवायरमेंटल फैक्टर्स काउंट करते हैं, यानी एक्सरसाइज ना करना, बैठे रहना, और जब दिल चाहा जो मर्ज़ी चीज़ खा लेना। सॉफ़्ट ड्रिंक्स का बेइंतहा रोल है। सॉफ़्ट ड्रिंक्स ने शुगर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है। इन दो मेन इकसाम के अलावा ये कुछ और भी कहलाती हैं, जैसे मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। ये भी ये IDDM से मुख्तलिफ होती है और ज़रा ऐसे 22-23 साल की उम्र में ज़ाहिर होती है। इसमें भी इंसुलिन देनी पड़ती है। इसके अलावा लाडा, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट, इसमें भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स से ज़्यादा ये होता है कि इंसान की अपनी बॉडी पेनक्रियास के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करती है, पेनक्रियास को ज़ाया कर देती है, और उसकी वजह से ये वाली डायबिटीज़ सामने आती है। ये मोडी और लाडा बहुत कम होती हैं, मेन NIDDM ही होती है। उसके अलावा एक और है जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी प्रेगनेंसी में ज़ाहिर होती है। प्रेगनेंसी से पहले ख़ातून को डायबिटीज़ नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी में ज़ाहिर हुई और जब डिलीवरी वगैरह हो जाती है तो उसके बाद ये वाली डायबिटीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है मेजॉरिटी केसेस में। कुछ केसेस में बाकायदा डायबिटीज़ में डेवलप हो जाती है, लेकिन ये एक ख़तरे की घंटी भी होती है कि जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई, उसका मतलब है कि वो अल्टीमेटली डायबिटिक हो जाएंगी ख़ातून अगर उन्होंने एहतियात ना की। डायबिटीज़ शुरू होने से पहले एक प्री डायबिटीज़ कंडीशन कहलाती है, जिसे विंडो पीरियड भी कहते हैं। ये जिस किसी को भी डायबिटीज़ होनी है उसके लिए बेहतरीन टाइम है अगर इस वक्त में वो अपने ईटिंग हैबिट्स को कंट्रोल कर ले, शुगर का इस्तेमाल छोड़ दे, रोटी का इस्तेमाल कम से कम कर दे, और ये जंक फूड और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल कम कर दे, तो ये विंडो पीरियड लंबा हो जाता है और अल्टीमेटली शायद वो पेशेंट डायबिटीज़ की तरफ जाए, लेकिन मैनी ईयर्स वो विदाउट मेडिसिन चल सकता है। ये वो पीरियड है जिसमें HbA1c यानी जो पिछले 3 महीने की शुगर का हाल बताता है, वो अगर 5.5 से 6.5 के दरमियान आए तो ये वो पीरियड है कि जिसमें एकदम अलर्ट हो जाना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लेना चाहिए। इसकी मेन एहतियात तो जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि चीनी छोड़ी जाए या बहुत कम कर दी जाए, और आटा तकरीबन हर किस्म का, हम ये नहीं कह सकते कि बेसन के आटे से डायबिटीज़ का ताल्लुक़ नहीं है या जौ के आटे से या मकई के आटे से, हर किस्म का अनाज कम से कम मिक़दार में लिया जाए। उसके अलावा बहुत मीठे फल, मिठाइयाँ, केक, पेस्ट्री, बिस्किट, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एतदाल किया जाए। कभी कभी खाया जाए, ट्रीट के तौर पे खाया जाए, हफ्ते में एक दफ़ा मीठा कुछ खा लिया जाए, उससे ज़्यादा नहीं। रोटी की मिक़दार भी, चूँकि हम लोग सारी उम्र से सालन रोटी खाते आए हैं या चावल के साथ सालन खाते आए हैं, तो उसमें एकदम से छोड़ देना तो आसान नहीं है। और दूसरे पेशेंट एकदम से पूछता है कि फिर मैं क्या खाऊं अगर रोटी ना खाऊं, तो रोटी की क्वांटिटी कम करें। अगर 2 रोटी खा रहे थे तो 1 पे लाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको और कम करें, लेकिन एकदम से ऑब्वियसली नहीं छोड़ सकते। तो अगर रोटियां 2 थीं तो 1 करें, चावल की पूरी प्लेट को आधी करें। उसके साथ भूख से बचने के लिए सलाद का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। हरे पत्ते की सब्ज़ियां, सलाद कम ऑयल डाल के जो बनाई जाए। सैलड को अगर कच्चा हज़म नहीं होता तो एक उबाला दे लें, जैसे गाजर, मूली है, नहीं हज़म हो रही तो उबाल दे के उसका पानी फेंक दें और वो खाएं। एक पूरा प्याला भर के इसमें ज़रा सा लेमन डाल लें, ज़रा सा काली मिर्च, नमक डाल लें। बेहतरीन खाना है ये। इसके साथ भूख लगती ही नहीं कि इंसान रोटी की डिमांड करे। दाल अगर खानी है तो उसको चम्मच से खा लें, उसमें सब्ज़ियां डाल लें, उसमें खीरा, प्याज, टमाटर डाल लें और जो भी सब्ज़ी आपको पसंद है वो डाल लें, उसका सूप सा बन जाता है।
चिकन डाल लें या चिकन और सब्ज़ी मिला के खा लें, चम्मच से खा लें। आहिस्ता आहिस्ता करके रोटी जितनी हो सके कम करें। वॉक रोज़ाना करें लाजमी, कम अज़ कम 1 घंटा। अगर आपने पहले कभी नहीं की तो 10 मिनट से शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता 20 मिनट पे लाएं और फिर 1 घंटे पे लाएं। वॉक ज़रूर करें। वॉक आपको बहुत हद तक इंसुलिन को बढ़ाने में और बॉडी में ग्लूकोज़ को यूटिलाइज़ करने में काम करती है और इंसान को उसके शुगर को मैनेज करने में बहुत रोल अदा करती है। और वॉक वो एक्सरसाइज है जो हर उम्र का शख्स कर सकता है, हर हालात में कर सकता है। अगर बाहर बारिश है या तेज़ धूप है तो घर के अंदर करें। बाहर करें सबसे अच्छा है कि खुली हवा में सांस लें। लेकिन अगर बाहर नहीं जा सकते, जैसे बच्चियाँ होती हैं घर से बाहर नहीं निकलती, घर की छत पे कर लें, घर के लॉन में कर लें। लॉन नहीं है तो घर के अंदर एक कमरे से दूसरे कमरे तक टाइम लगा के कि जी 10 मिनट मैंने करनी है, इस तरह कर लें।